हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी फिट एंड फाइन होंगे, मज़ेदार होंगे और ठंड का आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा 6 का चैप्टर 2 वर्ण विचार समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए और बेहतर और शानदार जानदार तरीके से आज समझा सकें। तो बच्चों, मैं शुरू करती हूँ वर्ण विचार पाठ 2 अमोली हिंदी व्याकरण से वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि में लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को मिलाकर ही हम शब्द बनाते हैं, जैसे च जमा ल चल, प जमा ढ पढ़, आ जमा ओ आओ। वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला क्या होता है बच्चों? वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। तो अभी आपने समझा वर्ण। अगला हम आपको समझाते हैं स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर अपने आप उच्चारित होते हैं यानी बोले जाते हैं। व्यंजनों के साथ प्रयुक्त करने के लिए इनके मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब इन्हें व्यंजन के साथ प्रयोग में लिया जाता है तो इनके साथ हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, इसके 3 भेद होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। पहला, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है यानी ह्रस्व स्वरों से डबल समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। तीसरा, प्लुप्त स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर होता है। इसे दर्शाने के लिए 3 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, आओ, सुनो आदि। अब हमें इसके साथ यह भी जानना होगा, पहले माना जाता था कि प्लुप्त स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। उसे दर्शाने के लिए स्वर के आगे 3 लिखते हैं, जैसे ओम। अब हिंदी में इस स्वर का प्रयोग नहीं के बराबर रह गया है। अगर इसे लुप्त कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, यानी अब धीरे धीरे इसका प्रयोग ना के बराबर हो रहा है। अगला अ, एक आगत स्वर है जिसे कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करने के लिए वर्णमाला में विकसित किया गया है। यानी जो अ शब्द है ये विदेशी भाषाओं के शब्दों को सही तरीके से बोलने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आ, इसमें कोई मात्रा नहीं, हल चिन्ह हटाकर का जमा आ का। ऐसे ही आ व्यंजन के बाद यानी आ का बन जाएगा ई की मात्रा अगर का व्यंजन में लगेगी तो की
फिर की, कु, कु, क्रि, के, कई, को, का। अब आप यहाँ पे देखिए, यह भी जाने कि र में उ औ की मात्रा नीचे नहीं बीच में लगती है। बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे होते हैं जो र में नीचे बड़े उ और छोटे उ की मात्राएं लगाते हैं, जो गलत है। हमेशा र में बीच में मात्रा लगेगी। जैसे र जमा उ रुपया, र जमा उ रूप। अगला है अयोगवाह। अंग आह का अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। इन्हें अनुस्वार तथा विसर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले हम लेंगे अनुस्वार। इसे वर्णमाला में अ के ऊपर बिंदु लगाकर अंग के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें पहले स्वर का उच्चारण होता है और बाद में नासिक्य यानी नाक से जो ध्वनि निकलती है, जैसे दंत, अंत, पंत आदि। इन सब में यानी स्वर पहले उच्चरित होगा, उसके बाद अयोगवाह लगाया जाता है। इसके बाद है दूसरा अनुनासिक। अनुनासिक में बच्चों जो चंद्र बिंदु चिन्ह है, ये है अंग, आह आदि स्वरों में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया करते हैं। जैसे आँख, चांद, अंधेरा आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर यानी लाइन के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे मैं, हैं, तो इनमें चंद्र बिंदु ना लगाकर खाली बिंदी से काम चलाया जाता है। अगला तीसरा विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण अह के रूप में होता है। इसका प्रयोग हिंदी में केवल उन्हीं शब्दों में होता है जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के ग्रहण कर लिए गए हैं, जैसे प्रातः, प्राय, अतः आदि। आपने ये सब समझ लिया होगा। अगला टॉपिक है व्यंजन। सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, यानी जो भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वर नहीं होता है, परंतु हम इनका उच्चारण स्वर की सहायता से करते हैं। व्यंजनों में आ वर्ण लगाकर बोला जाता है, जैसे क जमा अ, क, ख, ग आदि। इस प्रकार व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। क्या होता है बच्चों? हम व्यंजन स्वरों की सहायता से बोलते हैं। हम वर्णमाला में व्यंजनों के स्वर सहित का प्रयोग करते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स स ह ज फ। अब ड और ढ नव विकसित व्यंजन हैं, यानी ये बाद में विकसित हुए हैं। अब क से ण तक की लाइन को हम कहेंगे कवर्ग, फिर च वाली लाइन को कहेंगे चवर्ग, ट पंक्ति को टवर्ग, त पंक्ति को तवर्ग, प पंक्ति को पवर्ग। अब क, च, ट, त ये हैं स्पर्श व्यंजन, जो खाली छूते हुए जिनका उच्चारण होता है। अगला जो य, र, ल, व, श, स, स, ह और ज, ये सब जो हैं जैसे कि य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। और श वाली जो लाइन है ये ऊष्म व्यंजन है, यानी अंदर से घर्षण करते हुए आते हैं। और ज और फ आगत व्यंजन है, यानी विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। यह भी जाने व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है।
लिखते समय स्वर रहित व्यंजन हो सकते हैं। शब्द में स्वर रहित व्यंजनों का भी उच्चारण किया जाता है, जैसे बच्चा, प्यास, रास्ता। अगला पॉइंट, क ख के नीचे लगे चिन्ह को हल चिन्ह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क जमा अ का, ख जमा अ ख आदि वर्ण अ सहित ही बोले और लिखे जाते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन, इसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन। पहला है संयुक्त व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर युक्त व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्राय वर्ग का पहला वर्ण दूसरे के साथ, तीसरा वर्ण चौथे के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जैसे क पंक्ति में क और ख, ये पहला और दूसरा वर्ण है, तो पहला वर्ण क क्या आ गया, आधा। मक्खी, मक्खन। अब च वाली लाइन में च छ, यानी पहला और दूसरा, तो च इसमें आधा है और छ। अच्छा, गुच्छा। ड ढ, इसमें ड में नीचे हल चिन्ह लगा दिया। बुध, द और ध है। देखिए, तो जो पहला, दूसरा और तीसरे चौथे के साथ मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला है द्वितीय व्यंजन। एक ही व्यंजन जब दो बार आता है, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त, तो वे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। यानी पहले व्यंजन में स्वर रहित होगा और दूसरे में स्वर युक्त होगा, यानी स्वर शामिल होगा। देखिए, जैसे कच्चा, यानी यहाँ पे दो बार च आया है। एक बार च, इसमें स्वर नहीं है, पर जो पूरा च है इसमें स्वर है, तो कच्चा, पक्का आदि ये क्या है, द्वितीय व्यंजन। यानी जहाँ पे दो व्यंजन बार बार आते हैं और पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। ध्यान दें, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, श, स, द्वितीय व्यंजन के रूप में होते हैं। जैसे पक्का, इक्का, सच्चा, बच्चा, बचपन, सज्जन आदि। दूसरे और चौथे वर्ण, यानी पहले हमने क्या करा, पहला और तीसरा और पांचवा, ये सब आएंगे द्वितीय व्यंजन में। अब सेकंड पॉइंट और क्या बात है, दूसरे और चौथे, यानी ख और घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ और ब, फ और भ आदि द्वितीय व्यंजन के रूप में नहीं मिलते। यानी जो पहला, तीसरा और पांचवा ये ही द्वितीय व्यंजन के रूप में मिलते हैं और दूसरा और चौथा नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट है संयुक्ताक्षर। कुछ व्यंजनों को मिलाकर लिखने से वे नए रूप में आ जाते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क जमा श, इसमें क्षत्रिय वाला श बन जाएगा, तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर। जैसे पक्षी, त जमा र, त्र बन जाएगा। पत्र, ज जमा य, तो क्या बन गया, ज्ञ, ज्ञान। श जमा र, श्र, श्रम। यहाँ आपने देखा संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर। अब हम करते हैं र का प्रयोग। जब र स्वर रहित र हो तो व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। यानी जब स्वर रहित होगा तो लाइन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाएगा। जैसे वर्ण, धर्म, कर्म, दर्पण, नर्तक आदि। यह जिस व्यंजन के रूप में लिखा जाता है उससे पहले बोला जाता है, यानी र साउंड पहले आएगा। जब र का, अगला पॉइंट है, जब र का स्वर युक्त रूप
किसी स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो र उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है। इसे पदेन कहते हैं। जैसे क्रम, क्र जमा र अ, यहाँ का स्वर रहित व्यंजन है और र स्वर युक्त है। प्रीति, प जमा र क्या बन गया, जमा ई, यहाँ र स्वर युक्त है। तीसरा पॉइंट, जब र का स्वर युक्त रूप ट ड वर्णों में लगाया जाता है तो हल चिन्ह के साथ मिलकर अंग्रेजी के उल्टे वी के रूप में हो जाता है। जैसे ट्रक, ट्रॉम, ड्रम, ड्रामा आदि। ठीक है बच्चों, र के ये विभिन्न रूप बताए गए हैं। अगला, आगत वर्ण। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में अ का उच्चारण हिंदी आ से भिन्न होता है। ये ओ तथा औ के मध्य का प्रतीक होता है। इसके उन शब्दों के ऊपर अ चिन्ह लगाया जाता है, जैसे डॉल, बॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि। हिंदी में अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। उनका उच्चारण हिंदी की ध्वनियों से अलग है। व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, इसे नुक्ता कहते हैं। जैसे जमाना, फसल, मजदूर, फन। इनके उच्चारण में भिन्नता होती है। नुक्ता लगे ज तथा फ में कोमलता अधिक होती है। अगला टॉपिक है वर्ण विच्छेद। इसके अंदर बच्चों आपने स्वर और व्यंजनों के प्रयोग को समझा। यदि हम किसी भी शब्द के वर्णों का अलग अलग करके लिखते हैं तो वे वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या होता है जब हम हर वर्ण को अलग अलग लिखते हैं? वर्णों का जैसे जैसे प्रयोग होता है उन्हें उसी प्रकार अलग अलग लिखना होता है। जैसे पाठक, प जमा आ जमा ठ जमा अ जमा क जमा अ। चांदी, च जमा अ जमा द जमा ई। देखिए चंद्र बिंदु भी हमने लगाया हुआ है और बड़ी ई की मात्रा। अगला है प्रमाण। प्रमाण में प में र की मात्रा है। देखिए प जमा र जमा अ जमा म जमा आ जमाणा जमा अ। अगला बौद्ध, ब जमा अ जमा द जमा ध जमा अ। ऐसे ही मेट्रो, मैं जमा ए जमा ट जमा र जमा ओ। कंबल, क जमा अ जमा म जमा ब जमा अ जमा ल जमा अ। अद्भुत, अ स्वर है, जमा द जमा भ जमा उ जमा त जमा अ। प्रदूषण, प्र जमा र जमा अ जमा द जमा उ जमा श जमा अ जमाणा जमा अ। आज्ञा, आ स्वर है, जमा ज। अब यहाँ पर ये जो ज्ञानी है, ये क्या है बच्चों? ये है आपका संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पे क्या होगा? ज जमा य जमा आ। अगला है खांसी, ख जमा आ चंद्र बिंदु जमा स जमा ई। निर्देश, न जमा ई जमा र जमा द जमा ए जमा श जमा अ। यहाँ पे जो ऊपर की जो है मात्रा र, वो आपके स्वर से पहले आ गई है, व्यंजन से पहले, द से पहले है। अगला प्रकृति, प जमा र जमा अ जमा क जमा री की मात्रा जमा त जमा ई। आदर्श, आ जमा द जमा अ जमा र जमा श जमा अ। देखिए यहाँ पे रेफ जो है र है, वो आपके व्यंजन से पहले आया। शिक्षा, श जमा ई। अब यहाँ पे श जो है
ये संयुक्ताक्षर है, क जमा श जमा अ। अगला है चंपक, च जमा अ जमा अंग जमा प जमा अ जमा क जमा अ। और आई होप आप सब बच्चे आज वर्ण विचार चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार आप पुनः इसे दोबारा से पढ़ें, सुने, समझें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।